Hello friends, welcome to UGC plugin in the literature series of HPSC PGT English। बहुत कम दिन बचे हैं हमारी तैयारी के। मैं होप कर रही हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एंड हमारे लेक्चर्स भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था विक्टोरियन एज का हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड लिटरेरी बैकग्राउंड। साथ ही हमने डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत सारे नॉवलिस्ट होने के कारण हम एक ही लेक्चर में सारे नॉवलिस्ट्स को कवर नहीं कर पाए थे, वो पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया था। इसलिए आज भी हम नॉवलिस्ट से भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ ही हम विक्टोरियन एज के बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम सारे इम्पोर्टेंट पोइट्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। पोइट्स की बात करें तो इस एज में बहुत सारे पोइट्स हैं, बट इस एज में जो लीड कर रहा था वो था नॉवेल्स। नॉवेल्स ज़्यादा लिखे जा रहे थे। नॉवेल्स के बाद अगर नंबर आता है पोइट्री का, उसके बाद नंबर आता है ड्रामेटिस्ट का। सो पोइट्स भी इसमें काफ़ी सारे हैं। उन सारे पोइट्स के में से कुछ इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं जो मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ, नाम बता देती हूँ, आप उनको नोट करो। उनमें से क्या क्या पढ़ना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि उस टाइम पे पोइट लोरेट भी थे। इनके वर्क्स बहुत सारे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से इस एज में से मेनली हम ये कह सकते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ऑथर है रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस हैं। इनके भी बहुत सारी पोइट्री कलेक्शंस के नाम आपको याद रखने हैं और काफ़ी सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं की वाइफ हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो इस टाइम पे लिख रही थी, पोइटेस हैं उस टाइम की, एक अच्छी इम्पॉर्टेंट पोइटेस हैं। डीजी रोजेटी एंड क्रिस्टीना रोजेटी ये भाई बहन हैं और प्री रैफलाइट ग्रुप इन्होंने शुरू किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही अगर रिलीजियस पोएम्स की बात करें जीएम होपकिंस इस एज के बहुत महान ऑथर रहे हैं, जो अपने लाइफ टाइम में कुछ पब्लिश उन्होंने नहीं किया, बाद में उनके फ्रेंड ने इनको पॉपुलर किया। ये कुछ ऑथर्स हैं, इनकी लिस्ट आप बना लो। इनसे हमें करना क्या है, इन ऑथर्स की बेसिक बायोग्राफिकल डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, बर्थ, डेथ, कोई इम्पोर्टेंट अवार्ड इनको मिला है। जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का मैंने आपको बताया कि वो पोएट लोरेट थे, उनकी कौन सी पोएम पॉपुलर हुई थी, किस साल में वो पोएम पॉपुलर हुई थी। जैसे इन मेमोरियम इनका पॉपुलर हुआ था 1850 में, उसी साल जो है इनकी शादी भी हुई, उसी साल इन्होंने ये पोएट लोरेट भी बने। कुछ कुछ ईयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बायोग्राफी में। उसके अलावा अगर इन्होंने कोई पोइट्री कलेक्शंस लिखे हैं तो वो हमें पता होनी चाहिए। पोइट्री कलेक्शंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनकी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए, उनकी समरीज हमें पता होनी चाहिए। ओपनिंग एंडिंग लाइंस भी करेंगे तो चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि हम हर पोएम का टेक्स्ट पढ़ सकें। ओपनिंग एंडिंग लाइंस कर लो, या कोई फ्रेज इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पोएम का, या वो पोएम किसी पर्टिकुलर लाइन की वजह से फेमस है, या उस पोएम को किसी और महान ऑथर, इम्पोर्टेंट ऑथर के रेफरेंस से लिया गया है, या उसका टाइटल कहीं से आया है। तो इस तरह की डिटेल्स हमें करनी होती है, तभी हमारा जो पोइट्री वाला सेक्शन है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो मैंने सेक्शन रखा है इस लेक्चर में वो रखा है विक्टोरियन एज के बैकग्राउंड से क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लिटरेचर रेफर्स टू। कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स एक टर्म है, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड एक टर्म है जो नॉवेल्स के ऊपर अप्लाई होती है। इस एज में किस तरह के नॉवेल्स लिखे जा रहे थे? द लिटरेचर रिटन बाय द लेबर क्लास, क्या कंडीशन ऑफ इंग्लैंड लेबर क्लास के द्वारा लिखा गया लिटरेचर है? द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड एक्सटोलिंग लिविंग कंडीशंस, या फिर द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड डिपिक्टिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ लेबर क्लासेस, द लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड डिपिक्टिंग द imperial प्रोजेक्ट्स अराउंड अब्रोड। कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स में क्या आता है? कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स में आता है कि जहाँ पर इंग्लैंड की कंडीशन दिखाई जाए और वहाँ की जो लेबर क्लास की दुर्बलता है, उनकी जो वीकनेसेस हैं उसको दिखाया जाए,
उसको, उन नॉवेल्स को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। सो बेसिकली एलिजाबेथ गैस्किल, डिकिंस, ये सब लोगों ने इन नॉवेल्स में अपने कंडीशन ऑफ इंग्लैंड टर्म को अप्लाई किया है। उसमें उन्होंने इंग्लैंड की लेबर क्लास की जो दुर्बलता है, वल्नरेबिलिटी है, वो उन्होंने दिखाई है, उनकी वीकनेसेस दिखाई हैं और वो क्या कैसे सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी। The Victorian period refers to the reign of Queen Victoria of England during Queen Victoria का शासनकाल पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर हम यूजीसी नेट सेट की बात करें, नेट में कम से कम ये 4 से 5 बार एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। क्वीन विक्टोरिया जो है 1837 में रानी बनी थी एंड 1901 में उनकी डेथ के साथ उनका रेन खत्म हो गया था। सो सी विल बी द आंसर, 1837 टू 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 1910 in an exhibition organized by Roger Fry, the paintings of 3 painters were displayed. Identify the painters. Out of the way question है, हमने already 1851 का जो एग्जीबिशन लगा था, ग्रेट एग्जीबिशन, हम ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, बट ये उससे एक अलग एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन लगाया था रॉजर फ्राई ने। ग्राफ्टन स्ट्रीट नाम की एक जगह पर ये एग्जीबिशन लगाया गया था और ये पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट एग्जीबिशन था। जो इम्प्रेशनिस्ट थे उनके बाद का जो माहौल बना था उन उसके बारे में एग्जीबिशन था और इसमें 3 पेंटर्स की पेंटिंग्स को लगाया गया था, डिस्प्ले किया गया था। वो कौन है? सो वो हैं बी, सेजेन, वैन गो एंड गोगविन। सो ये 3 पेंटर्स हैं, फ्रेंच पेंटर्स हैं और इन्होंने पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट टर्मिनोलॉजी या हम फिलॉसफी के बारे में कह सकते हैं, उसको इन्होंने फेवर किया था एंड उससे रिगार्डिंग इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बिलो। तो जब हम ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से जो पीरियड्स हैं वो डिवाइड हुए हैं, किस बेसिस पर डिवाइड हुए हैं और पहले कौन सा पीरियड आता है, बाद में कौन सा। जैसे अभी हम विक्टोरियन पीरियड पढ़ रहे हैं, इससे पहले होता है रोमांटिक पीरियड, उससे भी पहले होता है एनलाइटनमेंट पीरियड। सो हमें पीरियड्स को मल्टीपल तरह से पीरियड्स को पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो है राजाओं के नाम पर भी या उनकी डायनेस्टीज के नाम पर भी पीरियड्स डिवाइड होते हैं। हम देख लेते हैं इसका आंसर किस तरह से होगा। सबसे पहले आती है ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी किसकी? हेनरी 8, क्वीन एलिजाबेथ, ये सारे ट्यूडर डायनेस्टी के राजा हैं, रानियां हैं। उसके बाद ट्यूडर डायनेस्टी खत्म हो जाती है, क्वीन एलिजाबेथ का कोई बच्चा नहीं होता क्योंकि वो वर्जिन क्वीन है, उन्होंने शादी नहीं की। सो उनके ही एक कजन को बुलाया जाता है जेम्स वन। जेम्स वन के नाम पर पड़ता है जेकोबिन पीरियड, यानी कि 1603 से लेकर 25 तक ये पीरियड चलता है। तो सेकंड रहेगा जिकोबिन पीरियड। थर्ड है रेस्टोरेशन एज। सो जेम्स वन के बेटे हुए चार्ल्स वन, चार्ल्स वन के बेटे हुए चार्ल्स टू। जब चार्ल्स टू ने गद्दी ली तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो रेस्टोरेशन पीरियड शुरू होता है जब चार्ल्स टू गद्दी पर बैठते हैं, राजा बनते हैं 1660 में। 1660 से लेके 1685 तक का जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन पीरियड है। एंड उसके बाद जो है वो आता है एडवर्डियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड होता है 1901 से 1914। बीच में बहुत सारे पीरियड्स हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछे नहीं, उसको अलग से आपको देखना पड़ेगा। सारे पीरियड्स को आप देख लेना, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास सैमुअल अब्राहम्स है उसमें भी पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या फिर आपके पास कोई भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक है तो आप उसमें से भी ये चीज़ रेफ़र कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको पूरे पीरियड्स की लिस्ट जो है वहाँ पर शेयर कर देंगे। 1901 से 1914 तक किंग एडवर्ड 7 रूल कर रहे थे, जिनके नाम पर एडवर्डियन पीरियड हम कहते हैं। सो इसका आंसर रहेगा सी, ट्यूडर, जेकोबियन, रेस्टोरेशन एंड एडवर्डियन। इस तरह से इसकी सीक्वेंस सही बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एवोल्यूशनिस्ट्स ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड वॉज।
किसने एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी? इनडायरेक्टली आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। सी विल बी द आंसर, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है एवोल्यूशन थ्योरी का। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन, किस चीज के बीच में विक्टोरियन एज में क्लैश हो रहा था, जिसको मैंने कल आपको एक टर्म दी थी, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, कि ये लोग दो चीजों को बैलेंस लेके चलते हैं। बट उस टाइम पर क्लैश कैसे हो रहा था? उस टाइम पे क्लैश हो रहा था फेथ एंड रीजन के बीच में। फेथ क्या है? रिलीजन, धर्म, हमारे जो मन में आस्था है। अब इसमें क्लैश कैसे हो रहा है? हमारे मन में एक आस्था है, बट जब साइंस ग्रो कर रही है तो साइंस तर्क के बेसिस पे चीजों को बताने की कोशिश कर रही है, जिसमें जो चीजें धर्म में बताई गई उनके कोई सबूत ना मिलने की वजह से एक क्लैश शुरू हुआ कि क्या हम एडम ईव की संतान है, क्या गॉड है या नहीं है। सिमिलरली रीजन, जो तर्क के ऊपर चीजें लोगों ने सोचनी शुरू की, तो रिलीजन कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगा। सो इस टाइम पर वो दोनों चीजों को साथ लेकर जाना चाहते थे और उस क्लैश को खत्म करना चाहते थे, बट देयर वाज ए क्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल नॉवल बिगिन इन। हिस्टोरिकल नॉवल कब शुरू हुए थे? हमने ऑलरेडी पूरा एक लेक्चर हिस्टोरिकल नॉवेल्स के ऊपर किया है। वॉल्टर स्कॉट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स को शुरू किया था। सो इसका आंसर विक्टोरियन एज नहीं है, इसका आंसर रहेगा रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक एज। रोमांटिक पीरियड में हमने वॉल्टर स्कॉट को पढ़ा था जिन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टल पैलेस, अ की एग्जिबिट ऑफ द ग्रेट एग्जीबिशन वॉज डिजाइन बाय। सो क्रिस्टल पैलेस में द ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था, उस पैलेस को किसने, उस एग्जीबिशन को किसने डिजाइन किया था? सो क्वीन विक्टोरिया ने वो ड्यूटी दी थी जोसेफ पैक्सटन को। सी विल बी द आंसर, जोसेफ पैक्सटन। चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट बुक है इसीलिए इसका ईयर पूछ लिया जाता है, कुछ एग्जाम्स में पूछा गया पहले भी। सो इसको आपको याद रखना है। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ये बुक पब्लिश की थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विक्टोरियन एज? विक्टोरियन एज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गाइज। नोट का खासकर आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी में नोट लिखा है तो हमें नोट वाला आंसर ढूंढना है। द राइज ऑफ ए हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली ये ट्रू है, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रोमांटिक एज से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला आ रहा था उसका इम्पेक्ट हमें इस एज में भी और ज्यादा दिख रहा था। एन एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड सोशल बिहेवियर, सोशल मोडेस्ट कंडक्ट उस टाइम पर चल रहा था। लोगों को सोशली कैसे बिहेव करना है इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थे। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए रोमांटिक फोकस ऑन होम एंड फैमिली, इस एज में लोग डेफिनेटली अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा डिवोटेड हो गए थे एंड ऐसा माना जाता था कि होम एंड फैमिली सबसे पहले है। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा डी, द ग्रोथ ऑफ रूरल ट्रेडिशंस एंड मूवमेंट फ्रॉम लार्ज सिटीज। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था इस एज में। कोई भी लोग शहरों से गांव की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि गांव से शहरों की तरफ जा रहे थे एंड सिटीज की डेवलपमेंट हो रही थी, ना कि रूरल ट्रेडिशंस की। सो डी विल बी द आंसर। इन विच ईयर डिड द ग्रेट एग्जीबिशन टेक प्लेस? ग्रेट एग्जीबिशन कब लगा था? ग्रेट एग्जीबिशन लगा था 1851 में। इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है विक्टोरियन एज का, तो ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं, बार बार आ रही हैं, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी, इसको याद हो जाएंगे आपको बार बार देखोगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर नॉट पास्ड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज? कौन से पॉलिटिकल एक्ट्स हैं जो उस टाइम पे पास हुए और कौन से नहीं हुए? हमें ढूंढना है जो नहीं हुए। द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, उस टाइम पे मैरिड वुमेन को प्रॉपर्टी में जो राइट है उसका एक्ट पास हो गया था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ए सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स,
सीरीज ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट भी उस टाइम पर हो रहे थे, चल रहे थे। फैक्ट्रीज के लोगों की जो डिमांड्स थी उसके बेसिस पे भी कुछ एक्ट पास हुए थे। द कस्टडी एक्ट भी उस टाइम पर हुआ था। डी विल बी द आंसर, द विमेन सफरेज एक्ट। विमेन सफरेज एक्ट का क्या मतलब है? वोट डालने का अधिकार विमेन को इस टाइम पर नहीं था। इस टाइम पर ऐसा कोई एक्ट पास नहीं हुआ था, बल्कि 1918 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें कि विमेन पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए खड़ी हो सकती हैं, वो इलेक्शन लड़ सकती हैं, बट तब तक भी वोट डालने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। वोट डालने का अधिकार जो है, जो वुमेन सफरेज एक्ट इंग्लैंड में पास हुआ था 1928 में। हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे विमेन को अपनी फ्रीडम मिली। सो हमेशा से विमेन को एक सेकंड सिटीजन की तरह देखा जाता था, जिसके राइट्स की कोई बात नहीं करता था। सो विमेन के राइट्स की भी बात होने लगी, तो 1928 में ये राइट उनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड वन बेस्ट डिस्क्राइब थॉमस कार्लाइल्स सार्टर रिसार्टस। तो 12 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं विक्टोरियन एज के बैकग्राउंड से, जिससे हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है अगर हम बार बार उसको देखते हैं कि कौन सी चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी, पॉलिटिकली, सोशली, हिस्टोरिकली। अभी हम कुछ नॉवलिस्ट से क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट जो नॉवलिस्ट का क्वेश्चन है वो है कि थॉमस कार्लाइल के रिसार्टस जो उन्होंने एक नॉवल लिखा है उसको हम कैसे बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं गिवन ऑप्शंस की हेल्प से। ए कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नल, फैशन बुक एंड टिप्स फॉर एडवर्टाइजर्स, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ए लिरिकल नॉवल आ ला मार्शल प्राउस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये लिरिकल नॉवल नहीं है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवल, ऑटोबायोग्राफी एंड ऐसे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है, ये एक नॉवल भी है, इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर की ऑटोबायोग्राफी भी है, और ये एक ऐसे के फॉर्म में भी है। सो ये कॉम्बिनेशन है इन तीनों चीजों का, इसीलिए सी विल बी द आंसर। अनोखा सा क्वेश्चन है, आप करके जाना, इसको प्रैक्टिस करो, और सैटरडे सार्टस का थोड़ा सा छोटा सा समरी देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्क है। मैच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स और ऑथर्स को मैच करने का जो है बहुत पुराना ट्रेंड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बुक कौन से ऑथर ने लिखी है। कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, ये जो बुक है ये लिखी है फ्रेडरिक एंजल्स ने। फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। नेक्स्ट है लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर, ये जो बुक है ये हेनरी मेह्यू ने लिखी थी। नेक्स्ट है पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट थॉमस कार्लाइल ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस कार्लाइल का। एंड जॉन रस्किन ने लिखी थी द अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट जिससे महात्मा गांधी भी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, एंड महात्मा गांधी ने इसी बुक से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था सर्वोदय। ठीक है, गुजराती में लिखा था, बाद में अदर लैंग्वेजेस में भी उसको ट्रांसलेट किया गया था। तो इस तरह से ये मैचिंग रहेगी ऑथर्स और बुक्स की। सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, ध्यान रखना। What did थॉमस कार्लाइल मीन बाय क्लोज दाई बायरन ओपन दाई गोएथे? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो थॉमस कार्लाइल ने बोली थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रहेगा बी, अबैंडन द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द रोमांटिक्स एंड टर्न टू द हायर मोरल पर्पस फाउंड इन गोएथे। मतलब क्या है इसका? वो कहते हैं कि जो रोमांटिक पोएट्स ने या जो रोमांटिक्स ने तुम्हें चीजें दी हैं, आइडियाज दिए हैं, उसको गहराई से सोचना बंद कर दो, और अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक हायर मोरल पर्पस की तरफ जाओ, जो कि गोइथे के वर्क्स में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सो अगर हम गोइथे की बात करें, गोइथे की एक बहुत फेमस सी कोटेशन है, नोइंग इज नॉट एनफ वी मस्ट अप्लाई। कि सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना, चीज़ों को जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। जो चीज़ सबसे ज़रूरी है लाइफ में, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना। इन्हीं रीज़न से थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि तुम क्या रोमांटिक आइडियोलॉजी में चले गए जहाँ पर इमोशन, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ों की बात होती है। तुम लोगों को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो गोएथे को उठाओ, गोएथे की बुक्स पढ़ो, जो ये कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके
प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गोएथे की बात करें, उन्होंने खुद भी अपने लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ चुनी थी। वो हर चीज़ को अपने काम से नीचे रखते थे, उनके लिए सबसे ज़रूरी उनका काम था। और उन्होंने अपनी डिज़ायर्स को फोकस नहीं किया, वो अपने डिजायर्स को साइड में रखते थे। वो कहते थे डिजायर्स एंडलेस हैं। सो बिल्कुल उनकी लाइफ हम ये कह सकते हैं कि जो गीता का उपदेश है वैसी आइडियोलॉजी गोएथे की थी। अगर हम ये कहते हैं कि भगवत गीता जो है पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, और बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि भगवत गीता के पास हर सवाल का आंसर है, चाहे वो आज के सिनारियो में है, चाहे वो कल फ्यूचर में होगा। तो इसी तरह की आइडियोलॉजी अगर कोई ऑथर ले रहा है, उस आइडियोलॉजी के ऊपर चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना बनता है। गोएथे के बारे में आप लोग भी पढ़ना, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक ना भी इम्पोर्टेंट हो वो, बट अपनी पर्सनल लाइफ में आप गोएथे को ज़रूर एक बार देखना, उनके वर्क्स को। Which among the following texts purports to be the autobiography of a mad German philosopher edited by an equally fictitious editor? ये कौन से वर्क की बात हो रही है जिसमें एक जर्मन फिलोसोफर की ऑटोबायोग्राफी है, एंड जो उसका एडिटर है वो फिक्टिशियस है? तो ये किस वर्क की बात हो रही है? ये बात हो रही है साटर रिसार्टस की। साटर रिसार्टस में एक जर्मन फिलोसोफर जिसको कि डैंडी बुलाया गया है, जिसको कि फैशन, कपड़ों, इन सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। उसकी कहानी है ये, तो ऑटोबायोग्राफी है एक तरह से उनकी, साटर रिसार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साटर रिसार्टस इज ए टेक्स्ट बाय, साटर रिसार्टस लिखा है थॉमस कार्लाइल ने, सी विल बी द आंसर। द नॉवल मैरी बार्टन इज रिटन बाय, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, मिसेस गैस्कल ने ये मैरी बार्टन लिखा है, या हम कह सकते हैं एलिजाबेथ गैस्कल ने ये नॉवल लिखा है। एलिजाबेथ गैस्कल्स नॉवल मैरी बार्टन इज सब टाइटल, मैरी बार्टन जो है उसका सब टाइटल क्या है? उसका सब टाइटल है ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, मैनचेस्टर लाइफ, बी विल बी द आंसर, ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। सो एलिजाबेथ गैस्किल की थोड़ी सी बायोग्राफिकल डिटेल्स, उनके फ्रेंड्स, किस तरह से वो कार्लाइल से इम्पैक्ट हुई थी, कार्लाइल का इन्फ्लुएंस उनके राइटिंग्स के ऊपर दिखता है, और डिकेंस की राइटिंग्स के ऊपर भी दिखता है। प्लस एलिजाबेथ जो गैस्किल है, उनका ये नॉवल मैरी बार्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स लिखती हैं, ये भी इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। For which one of the following reasons in Oscar Wilde's novels, the picture of Dorian Gray breaks down when he sees his finished portrait? ऐसा क्या हुआ था, किस रीजन से जो हीरो है डोरियन ग्रे, वो इस नॉवल में जब अपनी पोर्ट्रेट, अपनी पेंटिंग को कंप्लीट हुए देखता है, तो वो ब्रेक डाउन, चिल्ला पड़ता है, दुखी हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? उसकी पेंटिंग उसने खुद बनवाई है, उसकी पेंटिंग को देखकर वो क्यों दुखी होता है? उसकी पेंटिंग को देखकर वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बात तो सच है कि उसकी ब्यूटी एक दिन फेड हो जाएगी, बट इस पेंटिंग में जो इंसान है, जो पेंटिंग है, ये कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, इसको कभी भी झुर्रियाँ नहीं होंगी। ये पूरी जो कहानी है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें कि जादू टोना इस तरह की चीज़ें भी हैं, कि इसका एक फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग की तरह तुम्हें भी उतना ही जवान रख सकता हूँ, बट तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सोल का सौदा करना पड़ेगा डेविल के साथ। तो फोस्टियन पैक्ट जो है उन्होंने किया था, डॉक्टर फोस्टस से ये आया है फोस्टियन पैक्ट। तो उसने डेविल के साथ ये पैक्ट किया था कि वो जवान रहेगा और उसकी पेंटिंग जो है वो बूढ़ी होती जाएगी। तो ऐसा होता भी है इस कहानी में, ठीक है। बाकी डिटेल में आप इसको देखना। पोइट्स को हम डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, टेनिसन, ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, डी रोजेटी, क्रिस्टीना रोजेटी या जीएम होपकिंस, ये सारे ऑथर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोएट्स डिसलाइक्ड हिज मिडिल नेम? बायोग्राफिकल क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल डिटेल से है। कौन सा ऐसा ऑथर है, विक्टोरियन पोएट है, जिसको अपने नाम में एक बीच में एक वर्ड है, उस वो पसंद नहीं था, मिडिल नेम पसंद नहीं था?
सो वो है जी.एम. होपकिंस, जेरार्ड मैनले होपकिंस। सो जो ये मैनले वर्ड है ये उनको पसंद नहीं था, इसीलिए जी.एम. होपकिंस उनको कहा जाता है या होपकिंस कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क्स ऑफ जेराल्ड मैनली होपकिंस वर पब्लिश्ड पोस्टुमसली बाय। पोस्टुमसली होता है डेथ के बाद। सो जी.एम. होपकिंस ने अपने जीते जी अपने वर्क्स को पब्लिश नहीं कराया था, उनके मरने के बाद किसने उनके वर्क्स को पब्लिश कराया जो कि फेमस भी हो गई। सो इसका आंसर रहेगा सी, रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस उस टाइम पे पोइट लोरेट थे 1913 से लेकर 30 तक। ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे, एंड ऐसा कहा जाता है कि इनको अपनी लाइफ में शुरू के सालों में कोई फेम नहीं मिला, बट इनकी लाइफ के लास्ट के ईयर्स में इनको फेम मिला, एंड जी.एम. होपकिंस की पोएम्स को पब्लिश कराकर जो फेम है उनको भी इन्होंने दिलवाया उनकी डेथ के बाद। Who among the following wrote a book on the life and works of Dante Gabriel Rossetti? डीजी रोजेटी के ऊपर एक बुक लिखी किसी ने, उनकी बायोग्राफी लिखी, ऑटो बायोग्राफी लिखी, उनकी लाइफ के बारे में लिखा, तो वो कौन है जिन्होंने लिखा है? इसका जो आंसर है वो है इवलिन वो। इवलिन वो ने इनकी बुक लिखी थी। इवलिन वो जो है वो एक नॉवलिस्ट हैं, बायोग्राफर हैं, ट्रैवल बुक्स भी लिखते हैं, एंड जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एंड वो बुक रिव्यूअर भी हैं, बुक्स को भी रिव्यू करते हैं। और इन्होंने जो डीजी रोजेटी की बुक लिखी थी उसका नाम है रोजेटी हिज लाइफ एंड वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विक्टोरियन पोएट्स इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू? यंग और ओल्ड एज के बारे में किसके पोएम्स में सबसे ज़्यादा हमें डिस्क्रिप्शन और कॉन्फ्लिक्ट मिलता है? सो 24 का आंसर रहेगा लॉर्ड टेनिसन। लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मोस्टली पोएम्स आप देखोगे उसमें ओल्ड एज का डिस्क्रिप्शन है कि ओल्ड एज में यूलिसिस है वो क्या करना चाहता है। इसी तरह से ओल्ड एज के ऊपर बहुत सारे पोएम्स उन्होंने लिखे हैं, एक कन्फ्लिक्ट उन्होंने दिखाया है ओल्ड एज एंड यंग एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट इमोशन रनिंग थ्रू द पोएम क्रिस्टीना बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज दैट ऑफ? सो क्रिस्टीना एक फेमस पोएम है जो कि लिखी है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये जो पोएम है क्रिस्टीना, रनिंग थ्रू द पोएम कौन सा इमोशन हमें इसमें दिखाई देता है? इसमें जो इमोशन है वो है लव। इसमें जो स्पीकर है वो एक विमेन से मिलता है, एंड उस विमेन की पहली नज़र में ही उसकी सोल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एंड उसको एक कनेक्शन उस लेडी के साथ फील होता है जो कि क्रिस्टीना है। सो लव इसमें जो थ्रू आउट चलता रहता है, इसमें कोई एग्रेशन या सैडनेस नहीं है, इसमें लव का जो इमोशन है वो ट्रैवल करता है। एब्ट वोगलर इज ऑथर्ड बाय। एब्ट वोगलर के ऑथर भी हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है, ये एक म्यूजिशियन के बारे में है और जो कि एक मोंक भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग आर प्योर ड्रामाज? ड्रामाज भी लिखे हैं ब्राउनिंग ने, दो ड्रामाज इसमें से हैं, तो वो कौन से हैं? स्टैफर्ड एक ड्रामा है डेफिनेटली, द लास्ट राइड टुगेदर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, वो एक ड्रामा नहीं है। ए ब्लॉट इन द स्कूचन ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक प्ले है। पीपा पासेस एक पोएम है। पोर्फिरियाज लवर ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सो इसका आंसर रहेगा ए एंड सी। ए एंड सी विल बी द आंसर। सो फर्स्ट जो है ऑप्शन में वो इसका आंसर रहेगा। Find the chronological order of the writers in terms of the period they belong to. तो अब हमें जब मैंने आपको बताया कि आपको एक तो पीरियोडिकली पीरियड्स को याद रखना है, एजेस को याद रखना है। अब हमें जब एजेस पता होंगी उसमें कौन कौन से राइटर्स आए हैं, तो हम उनको भी क्रोनोलॉजिकली एज के हिसाब से सेट कर लेंगे, ठीक है। सो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आएंगे फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन लिख रहे थे एलिजाबेथन एज में और थोड़ा बहुत उन्होंने जैकोबिन एज में भी लिखा है। सो सबसे पहले आएंगे फ्रांसिस बेकन। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन उसे नेक्स्ट एज में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रिचर्ड स्टील। रेस्टोरेशन एज में ड्राइडन आते हैं, रिचर्ड स्टील हमारी इनलाइटनमेंट एज में आते हैं।
फिर उसके बाद आएंगे हमारे चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो हैं वो रोमांटिक एज से हैं। एंड जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज से हैं। सो इस तरह से इनकी क्रोनोलॉजी बनेगी, बेकन, ड्राइडन, स्टील, लैम्ब एंड फिर आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसेस अ मैडले बाय टेनिसन इज। द प्रिंसेस अ मैडले टाइटल है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, वो क्या है? क्या वो एक लिरिक है, एक एलिजी है, या एक नैरेटिव पोएम है, या एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? सो ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम क्या होता है? जिसमें एक कहानी हो, एक स्टार्टिंग, मिडल और एक एंड हो। सो जो द प्रिंसेस अ मैडले है ये एक नैरेटिव पोएम है जिसमें एक कहानी बताई गई है। कहानी किसकी है? ये प्रिंसेस ईडा नाम की एक प्रिंसेस की कहानी है। सो प्रिंसेस ईडा जो है वो विमेन के एजुकेशन इश्यूज को उठाती है, जो कि उस एज में पॉपुलर भी थे। एंड प्रिंसेस ईडा जो है एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करती है, और किस तरह से उसको एक स्ट्रगल देखना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इस पोएम में टेनिसन ने दिखाई है। सो इसका आंसर रहेगा 3 या सी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रग्बी चैपल इज अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज। मैथ्यू आर्नोल्ड ने रग्बी चैपल लिखी है। रग्बी चैपल किसी का नाम नहीं है, रग्बी चैपल एक जगह का नाम है। और ये जो पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने फादर की मेमोरी में लिखी है, अपने फादर के बारे में लिखी है कि इतना समय बीत गया है बट अभी भी इस मौसम में अच्छा नहीं लगता है, अपने उसको अपने फादर की याद आती है मैथ्यू आर्नोल्ड को। एंड किस तरह से उसके फादर के होने से लाइफ एक प्लीजेंट सिनेरियो में थी, एंड उनके जाने के इतने टाइम बाद भी उनको वो मिस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सी बुक और कौन सा जो वर्क है और ऑथर है जो सही से मैच हुए हैं? हार्ड टाइम्स जॉर्ज एलियट का नहीं है। हीरोज एंड हीरो वर्शिप ये भी वॉल्टर पेटर का नहीं है। सौरभ एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है, सो सी विल बी द आंसर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने सौरभ एंड रुस्तम नाम से एक पोएम लिखी है जिसमें होता क्या है, दोनों फादर एंड सन है और दोनों बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद दोनों अलग अलग कंट्री के लिए सोल्जर का काम करते हैं, सोल्जर बन जाते हैं। एंड एक बार दोनों ही कंट्रीज की लड़ाई होती है, एंड जो फादर है सौरभ वो अपने बेटे को मार देता है गलती से, एंड बाद में उसको पता चलता है कि उसने अपने बेटे को मारा। एंड फिर वो अपने डेड बेटे से प्रॉमिस करता है दैट आई विल गिव यू अ ग्रैंड फ्यूनरल, मैं तुम्हें एक ग्रैंड फ्यूनरल दूंगा। सो वॉर की जो कंडीशंस होती हैं, वॉर से जो डिस्ट्रक्शंस होते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हमेशा उस चीज़ के खिलाफ लिखते हैं, और इस पोएम में भी हमें इस चीज़ की झलक दिखाई देती है। Which of Tennyson's work was described by T.S. Eliot as the most unapproachable of all his poems? ये जो चीज़ है टी एस एलियट ने लिखी है टेनिसन के एक वर्क के लिए, वो कौन सा वर्क है? सबसे फेमस वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इन मेमोरियम, जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड AHH आर्थर हेलम हेनरी हेलम के डेथ के ऊपर एक एलिजी के रूप में लिखी थी। इसको लिखने में इनको बहुत सारे साल लगे थे, कहते हैं 17 साल इनको लग गए थे इस पोएम को लिखने में। बहुत बड़ी पोएम है, 131 सेक्शंस हैं, एक प्रोलोग भी है, एक एपिलोग भी है। ये जो वर्क है ये इसी की वजह से पोएट लॉरेट भी बने थे, तो इसी पोएम के बारे में T.S. एलियट ने ये बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेनिसन्स द प्रिंसेस? क्या चीज़ सही नहीं है? प्रिंसेस की अभी मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स दी थी। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। द पोएम इज ए रिस्पॉन्स टू मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट्स विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। सो हमें ये ध्यान रखना है कि नॉट ट्रू इसमें पूछा गया है, और ये बुक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के आंसर में नहीं है, क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने तो ऑलरेडी राइट्स ऑफ वुमेन में विमेन के राइट्स के बारे में, उनकी फेमिनिज्म के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में लिखा है। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, बाकी सारे पॉइंट्स ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टिथोनस? टिथोनस भी एक बहुत फेमस पोएम है अगेन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो उसके लिए क्या चीज़ ट्रू नहीं है?
इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। ये डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये डायलॉग फॉर्म में नहीं लिखा गया है। उसके अलावा जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सही हैं। मैं आपको बता देती हूँ टिथोनस में क्या है। सो गॉडेस ऑरेरा एक ग्रीक गॉडेस हैं जिसकी जो शादी है वो हो जाती है टिथोनस के साथ। तो टिथोनस एक मॉर्टल इंसान है एंड वो गॉडेस ऑरेरा को कहता है कि तुम तो गॉडेस हो और हम दोनों जो हैं अब लवर बिलवड हैं। तुम तो हमेशा ज़िंदा रहोगी बट मैं मर जाऊँगा, तो मुझे इमोर्टैलिटी, कि मैं इमोर्टल हो जाऊँ, मैं मरूँ नहीं, ऐसा तुम मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे लिए ऐसा कुछ कर दो। सो जो गॉडेस ऑरेरा है वो उसको वो आशीर्वाद दे देती है कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम इमॉर्टल रहोगे। बट वो ये बताना भूल जाती है, ये कहना भूल जाती है उस आशीर्वाद में कि तुम यंग भी रहोगे। सो वो जो है अपनी एज के साथ साथ बूढ़ा होता चला जाता है और अब उसको ये लगता है कि जो ये मैंने वरदान मांगा है ये मेरे लिए श्राप बन गया है। सो इस पूरी पोयम में वो धरती पर रहने वाले मोटल लोगों को लकी समझ रहा है एंड वो गॉडेस को कहता है कि तुम तो हमेशा यंग रहोगी और ज़्यादा यंग होती जाओगी और मुझे ये जो तुमने जीवन दिया है ये श्राप के बराबर हो गया है, प्लीज़ इसको वापस ले लो। बट गॉडेस जो है वो उस वरदान को वापस नहीं ले सकती क्योंकि वो उसकी पावर के बाहर है। सो ये जो पूरी पोएम है ये एक डायलॉग फॉर्म में नहीं है, इसमें टिथोनस ही बात कर रहा है। सेकंड जो पॉइंट है, द प्रोटैगनिस्ट हैज़ इमोर्टैलिटी बट नॉट एटर्नल यूथ। डेफिनेटली ये ट्रू है कि उसको इमोर्टैलिटी का वरदान तो मिल गया बट वो हमेशा जवान नहीं रह सकता। इट इज़ ए कंपेनियन पीस टू यूलिसिस, यूलिसिस का कंपेनियन पीस है। सो बेसिकली टेनिसन ने अपने फ्रेंड AHH आर्थर हेनरी हैलम की डेथ को मॉर्न करने के लिए 4 वर्क्स लिखे थे जिसमें कि एक है यूलिसिस, एक है मूटे द आर्थर एंड एक है टारेशियस एंड चौथा है टिथोनियस। ठीक है, सो ये 4 वर्क्स हैं, कंपेनियन है, तो आपको किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है। इट इज़ द रिस्पॉन्स टू हैलम्स डेथ। डेफिनेटली इनका जो फ्रेंड है वो 21-22 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, उसी के रिस्पॉन्स में, उसी की मेमोरी में ये वर्क लिखा गया था। सो इसमें बेसिकली वो कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे जो लोग जल्दी चले जाते हैं, है ना, उनके पास जवानी है बट उनके पास लंबी लाइफ नहीं है। जैसे कि इनके फ्रेंड के पास जवानी थी, ही वॉज यंग बट ही डाइड अर्ली। इसी तरह से जो इस पोएम का कैरेक्टर है टिथोनस, वो लंबी लाइफ लेकर आया है बट उसके पास जवानी नहीं है। सो एक कंपैरिजन उन्होंने दिखाया है। Which of the following poems of Tennyson offers a vindication of imperialism? imperialism क्या होता है? जब कॉलोनियलिज्म चलता है उसको हम imperialism कहते हैं। एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जब अधिकार कर लेती है। सो कौन सी पोएम्स जो हैं वो टेनिसन की विंडिकेशन ऑफ imperialism को दिखाती है? जो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा यूलिसिस। यूलिसिस जो है वो इंपीरियलिज्म की विंडिकेशन, उसकी बुराई, उसकी कमियों को दिखाती है। Which of the Tennyson's poems begin with a tribute to an invocation of the string son of God? So कौन सी पोएम जो है वो string son of God इस फ्रेज से शुरू होती है जिसमें उन्होंने इन्वोक भी किया है। इन मेमोरियम जो है वो इस तरह से शुरू होती है जिसमें कि उन्होंने ये फ्रेज यूज़ किया है, स्ट्रिंग सन ऑफ गॉड। अब ये जो फ्रेज है उन्होंने 2 तरह से यूज़ किया है, ये उन्होंने ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज़ किया है और गॉड के लिए भी यूज़ किया है, या गॉड के बेटे की तरह भी यूज़ किया है। तो इस पोएम की ओपनिंग लाइन्स में वो कहते हैं कि जो इंसान है उसको गॉड कहीं पर दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको गॉड का पता नहीं है, उसकी कोई शैडो उसको नहीं पता है, बट फिर भी वो कहता है कि जो सूरज है, जो ये चांद है, जो ये प्रकृति है, ये उसका सिंबल है। जो उसने ह्यूमन बींग्स को बनाया है, इस प्रकृति को बनाया है, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। चाहे तुमने गॉड को देखा है या नहीं, तुम इन सारी चीज़ों में गॉड को महसूस कर सकते हो।
Which of his poems did Tennyson describe as a kind of divine commedia ending with happiness? अब divine comedy क्या है? Dante ने एक वर्क लिखा था divine comedy, और डिवाइन कॉमेडिया यहाँ पर टेनिसन ने अपने ही एक वर्क को कहा है जिसमें उन्होंने कहा है एंडिंग विद हैप्पीनेस, कि चाहे उसमें पूरी बुक में कुछ भी चल रहा है बट उसका जो एंड है वो हैप्पीनेस के साथ होता है। ऐसा कौन सा वर्क है? सो इन मेमोरियम के लिए उन्होंने ये चीज़ लिखी है। वो ऐसा कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइन कॉमेडिया, जैसे दांते का डिवाइन कॉमेडी है। एक्चुअली इन्होंने उस वर्क से इंस्पिरेशन भी लिखी है। ये कह रहे हैं कि मैं उस वर्क से कभी भी अपने वर्क को कंपेयर नहीं कर सकता, बट फिर भी ये जो वर्क है ये मेरा डिवाइन कॉमेडिया है, क्योंकि इसका जो एंड है वो भी डिवाइन कॉमेडी की तरह हैप्पीनेस में होता है। सो इन मेमोरियम में होता क्या है, शुरू शुरू में तो वो पूरा टाइम मॉर्न कर रहे हैं, अपने फ्रेंड की डेथ को मॉर्न कर रहे हैं। एट द एंड उसमें दिखाया है कि जो हमें किसी की भी डेथ के ऊपर मॉर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेथ जो है वो एटर्नल है, वो आनी ही आनी है, एंड उसी के बाद हम लोग गॉड के साथ मिल सकते हैं। हमारा जो मिलन है, हमारा जो भव सागर है, वो तभी पार हो सकता है। अगर हमारे पास डेथ नहीं आएगी तो हमारे पास वो चांस ही नहीं होगा कि हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट एटर्निटी के लेवल तक लेकर जा सके। Which of the following is not true of Tennyson's poem Ulysses? Ulysses के लिए क्या बात सही नहीं है? Ulysses के लिए फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ए रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ आर्थर हैलम। डेफिनेटली ये ट्रू है, तो ये आंसर नहीं है। द थीम इज सिमिलर टू द लेडी ऑफ शैलोट। लेडी ऑफ शैलोट की तरह ही इसकी थीम है। लेडी ऑफ शैलोट भी एक फेमस वर्क है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने उसमें एक लेडी का जिक्र किया है कि किस तरह से उसको एक टावर में बंद कर दिया जाता है, एंड वो किस तरह से बाहर देखती है, वहाँ से निकलती है, एंड एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें दिखाई हैं। द पोएम मेक्स अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट क्या होता है? किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का नहीं कहेंगे, सेंटेंस का कॉन्टिन्यूएशन। सपोज मैं 2 लाइनों में या 4 लाइनों में एक पोएम लिख रही हूँ, तो मैं अगर उस सेंटेंस को किसी भी पंक्चुएशन के साथ एंड नहीं करूँगी और अगली लाइन शुरू कर दूंगी कॉन्टिन्यूएशन में, उसको कहते हैं एंजैम्पमेंट। ठीक है, सो इसमें डेफिनेटली एंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। कोई लाइन ख़त्म होती है, वो ख़त्म ही नहीं होती पहली लाइन में, जो अगली लाइन है वो उसके साथ अटैच्ड है, सो उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। सो एंजैम्पमेंट का यूज़ टेनिसन ने बिल्कुल अच्छे से किया है। डी इसका आंसर होगा। द पोएम इज रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर। ये एम्बिक टेट्रामीटर में नहीं लिखी गई है। इन विच पोएम डू यू फाइंड दिस एक्सप्रेशन नेचर रेड इन टूथ एंड क्लो? पढ़ के ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। नेचर के बारे में कहा है, रेड इन टूथ एंड क्लॉ। क्लॉ किसके होते हैं? पंजे किसके होते हैं? किसी जानवर के होते हैं। ठीक है, सो नेचर को जो है कंपेयर किया गया है। इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब रहेगा कि जो नेचर है वो बहुत क्रूअल है। नेचर जो है वो बहुत क्रूअल है। सो ये एक्सप्रेशन उन्होंने कौन सी पोएम में यूज़ किया है? ये एक्सप्रेशन उन्होंने इन मेमोरियम में यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने उसको मर्सीलेस बोला है, जिसकी वजह से वो मानते हैं कि उनके फ्रेंड की डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस इन मेमोरियम से ली गई हैं। इसका मतलब क्या है कि इट्स बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, कि अगर कोई लाइफ में जितने भी टाइम तक है वो है, ये अच्छी बात है, एंड उसके बाद वो बेशक चला भी जाता है, वो भी एक अच्छी बात है। ओवरऑल किसी का आपकी लाइफ में नहीं होना, उससे अच्छा तो है कि कोई कुछ समय के लिए भी रहे, अच्छे से रहे, दैट इज गुड। सो ये इन मेमोरियम से आई हैं लाइन्स। आई एम ए पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, वट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, जो पोएम में नरेटर है वो कहता है कि जो मैं हूँ, मैं खुद, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो इस समय मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं अपने ट्रैवल्स और एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसा हूँ। उन्होंने, मेरे एक्सपीरियंसेस ने, मेरे ट्रैवल्स ने मुझे शेप किया है, इसीलिए मैं ऐसा हूँ। सो ये जो लाइन्स है, यूलिसिस कहता है।
यूलिसिस नाम की पोयम से ही आई हैं। यूलिसिस कहता है ही हैज़ बीन शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस, दिस विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर, कि उसका जो आज रूप दिखाई दे रहा है वो उसके एक्सपीरियंसेस की वजह से है। द थीम ऑफ टेनिसन्स मैरियाना इज ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से मैरियाना पोएम की जो थीम है वो आई है। सो मैरियाना जो है एक अच्छी पोएम है। इसका जो रेफरेंस हम कह सकते हैं मेजर फॉर मेजर से आया है, शेक्सपियर का प्ले है मेजर फॉर मेजर। एंड मैरियाना जो है वो लेमेंट करती रहती है इस पूरी पोएम में, क्योंकि उसको सोसाइटी के साथ कनेक्शन फील नहीं होता, उसको अकेलापन आइसोलेशन फील होता है। एंड उसको लगता है कि या तो मेरा सोसाइटी से कनेक्शन होता या फिर उसका मरने का मन करता है, शी वॉन्ट्स टू डाई। आइसोलेशन की थीम इसमें दिखाई गई है मैरियाना की। सो उसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले तक जो है ये पोएम खत्म हो जाती है। द इन मेमोरियम स्टेंजा कंटेन्स क्वार्टन्स ऑफ, सो इन मेमोरियम जो पोएम है उसमें जो स्टेंजा ऑथर ने यूज किया है वो क्या है, क्वार्टन्स ऑफ क्या है, कौन सा मीटर इसमें यूज किया गया है, इसमें यूज किया है गया है iambic tetrameter. What was the original title of In Memoriam? In Memoriam का सेकेंड टाइटल कह सकते हैं या पूरा टाइटल कह सकते हैं। सो इसका पूरा टाइटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ज़रूर से ज़रूर इसका रट्टा लगाना है, आपके पेपर में आ सकता है। द वे ऑफ द सोल इसका जो है सेकेंड टाइटल है, ए विल बी द आंसर। टेनिसन्स इन मेमोरियम वॉज पब्लिश्ड इन 1850 में इन मेमोरियम पब्लिश हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। Which of Tennyson's works was a great influence on Queen Victoria? So टेनिसन का वर्क ये है, क्वीन विक्टोरिया ने पढ़ा था एंड उससे पढ़ के वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कि उन्होंने टेनिसन को पोइट लोरेट बना दिया था। सो वो जो वर्क है वो है इन मेमोरियम। अब क्वीन ने जब इसको पढ़ा, क्वीन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, प्रिंस एल्बर्ट उनके हस्बैंड का नाम था, एंड जिसकी वजह से 10 साल क्वीन ने मोर्न किया। 10 साल उन्होंने पब्लिक गैदरिंग्स में बाहर जाना सब बंद कर दिया था। सो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ये बुक है, टेनिसन को कहते हैं कि ये मुझे सूद करती है, ये मुझे एक सांत्वना देती है, ये जो पोएम है मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे एक आराम देती हैं, जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे मन में एक शांति मिलती है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इन मेमोरियम की। तो इन मेमोरियम एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, आपको डेफिनेटली इसकी समरी देख कर जानी चाहिए। रॉबर्ट ब्राउनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। इन एब्ड वॉगलर, एब्ड मीन्स, एब्ड का मतलब क्या है, एब्ड का मतलब है एबोट। एबोट होता है हेड ऑफ द मॉन्क्स। सो इसमें जो टाइटलर कैरेक्टर है एब्ट वॉगलर, ये एक रियल कैरेक्टर से बेस्ड है। जॉर्ज जोसेफ वॉगलर नाम का एक इंसान था, जर्मनी में था, वो पोइट था। पोइट ने उसके बारे में बात की है इनडायरेक्टली। वो एक इनोवेटर था, उसने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। एंड इस पोएम में जो वॉगलर है, एब्ट वॉगलर है, उसको ये टेंशन हो रही है कि मैंने इतनी सारी म्यूजिक कॉम्पोजिशंस की हैं, मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पता नहीं मेरे मरने के बाद मुझे कब तक लोग याद रखेंगे। एंड ये बात सच भी है कि जो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में जो जॉर्ज जोसेफ वॉगलर हैं उन्होंने बनाया था, उसके बारे में आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं, लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। Which of Browning's characters invented a musical instrument? So एब्ट वॉगलर ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था। Which Roberts Browning's poems is subtitled shortly after the revival of learning in Europe? So कौन सी पोएम का जो सब टाइटल है ये रखा गया था? इसका आंसर है द ग्रामेरियंस फ्यूनरल। बहुत ही सुंदर सी पोएम है, लाइफ में एक आपको ठहराव देगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि लाइफ है क्या। द ग्रामेरियंस फ्यूनरल, इसके बारे में इसमें बात हुई है। What's time leaves now for dogs and apes, man has forever. What do these lines from a grammarian's funeral mean? ग्रामेरियन फ्यूनरल में ये लाइन्स आई हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैन्स ग्रेटर गोल इज एटर्निटी, कि इंसान का जो लाइफ में सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट गोल है वो है एटर्निटी को प्राप्त करना, गॉड के साथ लीन हो जाना, ना कि जन्म मरण के चक्रों में घूमते रहना। सो इसमें जो ये पोयम है, मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। जो ग्रामेरियंस फ्यूनरल है, इसमें एक ग्रामेरियन है
जिसकी डेथ हो गई है, एंड उसी के एक डिसाइपल जो है वो इस पोएम के नरेटर हैं। वो इस पोएम में बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। सो वो फ्यूनरल को लेकर जा रहे हैं, एंड वो सबसे आगे है फ्यूनरल में। और वो कहता है कि जो ग्रामेरियन है उसने अपनी पूरी लाइफ ग्रीक लिटरेचर को जानने में, ग्रीक लैंग्वेज को सीखने में, उन चीज़ों को समझने में लगा दी। उसने कहा कि मैं इस लाइफ में प्लेजर को नहीं सीख कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में अभी मुझे प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे अच्छे काम करने हैं, एंड मैं जो वो प्लेजर है वो अपने डेथ के बाद के टाइम में एंजॉय करूँगा। मैं एटर्निटी के साथ एक हो जाऊँगा, एटर्निटी के बाद, डेथ के बाद जो है मेरा जो फन टाइम है वो शुरू होगा, बट अभी काम करने का टाइम है, एंड आई विल वर्क हार्ड टू रीच देयर। Whom did Andrea del Sarto deceive for Lucrezia's sake? सो लुक्रेजिया, एंड्रे डेल सार्टो नाम से ही एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। सो उसमें जो टाइटलर कैरेक्टर है एंड्रिया डेल सार्टो, ये किसको धोखा देता है? लुक्रेजिया उसकी वाइफ के लिए किसको धोखा देता है? ये धोखा देता है किंग ऑफ फ्रांस को। अब धोखे का मतलब क्या है? एंड्रियो जो है ऑथर ने लिया है रेनेसा आर्टिस्ट, एक एक्चुअल में आर्टिस्ट है रेनेसा पीरियड में, वहाँ से लिया है। अब जब वो किंग ऑफ फ्रांस की कोर्ट में काम कर रहा था, तो उसकी वाइफ उसको कहती है कि चलो इटली चलेंगे, हम तो इटली जाके सेटल होंगे। सो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी वाइफ। चलो वो राजा को मना लेता है कि मैं इटली जा रहा हूँ, राजा उसको कुछ पैसे देता है कि तुम जाओ वहाँ, तुम एक पेंटर हो, तुम इटली के अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग्स दरबार के लिए लेकर आना और वापस आ जाना। तो वो उसको प्रॉमिस करके जाता है कि ठीक है, आई विल कम बैक, मैं टेम्परेरी बेसिस पे जा रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ। बट ये क्या करता है, उस पैसे से अपनी वाइफ के लिए घर खरीद लेता है वो इटली में, लुक्रेजिया के लिए, एंड कभी भी वापस उस दरबार में नहीं जाता। सो ये वहाँ का एक हेड पेंटर होता है, बट ये अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारता है, और इस चीज़ के लिए वो इस पूरी पोएम में पछता रहा है कि मेरी वाइफ की वजह से मैंने अपनी लाइफ को क्या बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एंड्रिया डेल सार्टो कॉल अ ट्विलाइट पीस? ट्विलाइट पीस का मतलब क्या है? ट्विलाइट पीस का मतलब है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। वो कहता है कि मैं हमेशा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी में रहता हूँ। सो ये उसने अपने खुद के लिए किया, कहा था, तो हिमसेल्फ विल बी द आंसर। In which of Browning's poem do you find these lines? ब्राउनिंग की कौन सी पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं? बट ए मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्रास्प, और व्हाट्स अ हेवन फॉर। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई हैं एंड्रिया डेल सार्टो से। सो इसका मतलब है कि वी ऑल शुड हैव अ लॉफ्टी पर्पस टू लिव। हमारे पास एक बड़ा रीज़न होना चाहिए जीने का, तभी हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होती है, तभी हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई रीज़न नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ है वहीं पर रुक जाएगी। कभी आपने अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को फील किया होगा? कभी कभी लगता है कि बस क्या करना है जी के, या क्या चल रहा लाइफ में, है ना? सो इस तरह की फीलिंग एंड्रिया डेल सार्टो को भी आती है जब उसको लगता है कि वो अपनी वाइफ के पीछे लगा रहता है, और उसकी वाइफ जो है उसको धोखा भी दे रही है, और उसकी वाइफ की वजह से वो एक अच्छा पेंटर नहीं बन पाया जबकि उसके पास टैलेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इन्फ्लुएंस्ड ब्राउनिंग? ब्राउनिंग को कौन से पोइट्स ने इन्फ्लुएंस किया? ब्राउनिंग को जॉन डन ने भी इन्फ्लुएंस किया, बायरन ने भी किया, पीबी शैले। सो ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑथर्स ने ब्राउनिंग को इन्फ्लुएंस किया। डैश इज द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स एक्सट्रीमली पॉपुलर हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ऑफन टर्म्ड हिज वर्स नॉवल? कौन सी ब्राउनिंग की पोएम को वर्स नॉवल कहा जाता है? सो ये जो है द रिंग एंड द बुक, ये एक पोएम है, नैरेटिव पोएम है, बहुत बड़ी पोएम है, 21,000 लाइनें इस पोएम में हैं, 12 बुक्स में इसको डिवाइड किया गया है। एंड इसकी कहानी क्या है? ये एक मर्डर ट्रायल है। सो रोम में एक हस्बैंड के ऊपर ये केस चल रहा है अपनी वाइफ को मारने के जुर्म में, एंड ये पूरा जो बुक है उस ट्रायल के ऊपर है कि वो जो हस्बैंड है वो एक्चुअल में गिल्टी है कि नहीं। Rabbi Ben Ezra was a Jewish priest.
मैथमेटिशियन एंड पोइट फ्रॉम द डैश सेंचुरी। सो ये पास्ट से कहानी ली गई है। रबाई बिन इज़रा के एक बूढ़ा आदमी है, मैथमेटिशियन है। तो पोइट ने कहाँ से लिया है उसको? पोइट ने लिया है 12th सेंचुरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या ट्रू है? फ्रा लिपोलिपि इज अ फ्लोरेंटीन मोंक। फ्रा लिपोलिपि इज ए फ्लोरेंटीन आर्टिस्ट। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नोर बी। सो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी यानी फ्लोरेंटीन का क्या मतलब होता है? कोई भी इंसान जो फ्लोरेंस से हो या इटली से हो उसको फ्लोरेंटीन कहते हैं। सो फ्रा लिपोलिपि जो है वो एक मोंक भी है और एक आर्टिस्ट भी है। सो दोनों पॉइंट सही हैं, वो फ्लोरेंस से भी है, इटली से भी है, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा सी। Which of Browning's poems ends with these lines? And all night long we have not stirred, and yet God has not said a word. So ये जो पोएम की लाइंस हैं ये कहाँ से आई हैं? ये आई हैं पोर्फिरियाज लवर से। पोर्फिरिया लवर खुद ही इस पोएम का नरेटर है। इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। सो जो पोर्फिरिया का लवर है उसने अपनी बिलवर्ड को मार दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो बिलवर्ड है वो सोशल स्टेटस की वजह से उसको छोड़ के चली जाए, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से थी और ये जो लवर है ये पुअर फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से है। तो जो प्रोफिरिया का लवर है वो उसके गले में उसकी चोटी को 3 बार घुमा के उसको मार देता है। एंड फिर लास्ट में वो कहता है कि क्योंकि वो भगवान में बहुत विश्वास करता है, तो लास्ट में कहता है कि जो गॉड है वो शायद उसको पनिश नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया और गॉड ने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब जो मैंने किया है वो गलत नहीं है एंड गॉड मुझे कभी भी पनिश नहीं करेंगे। Which play by Shakespeare inspired Browning's Child Roland to the Dark Tower came? So ये जो पोएम है ये कौन से वर्क से इंस्पायर्ड है? ये किंग लियर से इंस्पायर्ड है। बी विल बी द आंसर। ब्राउनिंग्स पोर्फिरियाज लवर इज सेट। पोर्फिरिया लवर जो है वो कहाँ पर सेट है? कौन सा सेटिंग सीन क्या है? सेटिंग सीन है सी, जस्ट आफ्टर हर डेथ। उसकी डेथ के बाद ये सारी चीज़ें पोर्फिरिया का जो लवर है वो हमें बता रहा है। Who in My Last Duchess is said to have painted the Duchess painting? So Duchess की पेंटिंग किसने बनाई है? राजा खुद बताता है कि उसकी जो पेंटिंग है फ्रा पैंडोल्फ ने बनाई है। फ्रा पैंडोल्फ कोई रियल पेंटर नहीं है, इमेजिनरी पेंटर है जिसको ब्राउनिंग ने अपने वर्क में ऐसे ही लिया है। तो उसने जो है रानी की प्रिंसेस की पेंटिंग बनाई थी और जब उसकी डेथ के बाद जो डचेस की डेथ के बाद जब राजा को, ड्यूक को कोई देखने आ रहा है तो वो इस पेंटिंग को दिखाने के बहाने उसको बोल रहा है कि जिस तरह का बिहेवियर मेरी पहली वाइफ का था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था एंड आई डोंट वांट माय सेकंड वाइफ टू बी द सेम, बिकॉज मैंने कमांड दी और उसकी स्माइल स्टॉप हो गई, यानी कि मैंने कमांड दी और उसका मर्डर हो गया, उसकी डेथ हो गई। सो आई डोंट वांट एनीबडी एल्स टू डाई। ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज रिटन इन। कौन सी मीटर में ये लिखी गई है? ये लिखी गई है एंजैममेंट राइमिंग कपलेट्स। एंजैममेंट में एंजैब्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें कोई बीच में फुल स्टॉप या कोई पंक्चुएशन ना हो। Why are Elizabeth Barrett Browning sonnets called from sonnets from the Portuguese? ऐसा क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है जब उन्होंने लव सोनेट्स लिखे तो उनको ये डर था कि सोसाइटी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि विक्टोरियन एज में विमेन को इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करना, लिखना अलाउड नहीं था। पहली बार तो लिखना ही अलाउड नहीं था, चोरी चोरी लड़कियां अपने नॉवेल्स पब्लिश करती थी। सो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने भी अपने सोनेट्स को फ्रॉम द पोर्तुगीज, ट्रांसलेशंस फ्रॉम द पोर्तुगीज के नाम से पब्लिश किया था। एंड ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो उनके हस्बैंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग वो भी उनको प्यार से मिस पोर्तुगीज कहते थे, सो उन्होंने वही टाइटल उसमें ले लिया। सो बी सॉरी सी विल बी द आंसर। शी प्रेजेंटेड इट अंडर द गाइज ऑफ ए ट्रांसलेशन फ्रॉम द पोर्तुगीज लैंग्वेज। ठीक है। She had dash lilies in her hand and the stars in her hair were dash. So क्रिस्टीना रोजेटी नहीं, डीजी रोजेटी का ये वर्क है द ब्लास्ट डैमजिल
एंड उसमें से ये लाइन ली गई है। तो इसका जो आंसर रहेगा, उसके हाथ में 3 लिलीज थी। जो लड़की की डेथ हो जाती है, इसमें एक लेडी है, उसकी डेथ हो जाती है एंड वो हेवन में बैठी है। हेवन में उसके हाथ में 3 लिलीज हैं और उसके बालों में 7 स्टार्स हैं। यानी कि वहाँ पर जो गॉडेस है, उनकी जो अटेंडेंट्स हैं, उसने 7 वर्जिन लेडीज ने उसके बालों में जो है सितारे लगाए हैं। एंड वो जो लेडी है वो अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड की वेट कर रही है, अपने लवर की वेट कर रही है कि जब वो यहाँ पर आएगा स्वर्ग में तो फिर हम लव मेकिंग करेंगे जैसे बाकी के कपल्स वहाँ पर कर रहे हैं। एंड उसे मरे अभी एक ही दिन होता है, उसको लगता है जैसे पता नहीं सदियाँ बीत गई हैं। तो स्वर्ग का ये सीन दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एज ए चाइल्ड्स स्टोरी? कौन सी पोयम जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बच्चों वाली कहानी है? सो आपने बचपन में सुनी होगी कि एक पाइड पाइपर होता है और वो एक गांव में जाता है जहाँ पर बहुत सारे चूहे होते हैं, लोग परेशान होते हैं। वो गांव वाले लोगों से कहता है कि मेरे पास एक टैलेंट है, मैं इन सारे चूहों को गांव से निकाल सकता हूँ। तो वो अपनी पाइप बजाता है और चूहे सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उनको वो खाई में फेंक देता है। सो द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन जो है वो एक चाइल्ड स्टोरी है। Christina Rossetti's Goblin Market, a rare blend of allegory and fairy style world, presents the story of two sisters, Laura and Lizzie. Which of the following is not true about the enchanted world that the poem unravels? So, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चाइल्ड वाली बुक ही है, चिल्ड्रन बुक है। गॉब्लिन मार्केट पोयम है। लॉरा एंड लिजी दोनों बहनें हैं, उनकी कहानी है कि किस तरह से गॉब्लिन मार्केट है। गॉब्लिन्स कुछ ऐसे क्रीचर्स हैं जो लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं एंड हार्म करते हैं, काला जादू जैसी चीज़ है। सो इसमें से कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है? Laura buys fruits from the goblins in exchange of her golden lock of hair and a tear more rare than pearl. सो ये बिल्कुल सच है। उसने ऐसे ही अपने जो है बालों का गुच्छा देकर उसको खरीदा था, फ्रूट को, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और गॉब्लिन्स ने कहा था कि अपने बालों का गुच्छा दे दो। ठीक है, उनको वो करना था, ब्लैक मैजिक करना था। जीनी, ए गर्ल हु एट द गॉब्लिन्स फ्रूट्स, पाइंड अवे एंड सॉट देम बाय नाइट एंड डे। सो बिल्कुल जो उनकी फ्रेंड है जीनी, लिजी एंड लॉरा की, उसने वो फ्रूट खा लिया था एंड फिर उसके बाद जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। Laura, who goes to the market again, does not see the goblins but hear only their shrill cry piercing the air. ऐसा नहीं हुआ था। जब लॉरा अपनी बहन लिजी के लिए फ्रूट वापस से लेने जाती है, जब उसको क्रेविंग होती है और वो सूखती जाती है, खाना पीना बंद कर देती है, तो वो सोचती है कि मेरे को गॉब्लिन से वो फल लाना पड़ेगा क्योंकि उसको क्रेविंग हो रही है, नहीं तो वो मर जाएगी। तो जब वो मार्केट में जाती है उसको गॉब्लिन मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मिलता, उसको गॉब्लिन मिलते हैं एंड वो उनसे वो फ्रूट मांगती भी है। सो सी विल बी द आंसर। Laura's hair grew thin and grey and she wanes like the full moon to swift decay. So Laura ने जब वो फल खाया था तो उसके बाल जो हैं वो पतले होने लगे थे, ग्रे होने लगे थे, क्योंकि उसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है। Which Victorian poet is the author of the following lines? God himself is the best poet and the real is his song. ये जो लाइन्स हैं ये कौन से ऑथर ने कही हैं? ये जो है लाइन्स कही हैं एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज इज। तो जो उनके सॉनेट्स हैं उनके बारे में क्या चीज़ सही है? ए सीक्वेंस ऑफ 44 पेट्रार्कन सॉनेट्स, डेफिनेटली ये सही है। वो 44 सॉनेट्स का एक सीक्वेंस है। उसके अलावा ए री राइटिंग ऑफ पोपियन डायडेक्टिक वर्ड्स ये नहीं है। ए डिपिक्शन ऑफ ए कंटेम्प्रेरी सेटिंग एंड स्मॉल इवेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ। सो इसमें ये भी हमें दिखाई देता है। 1 and 3 will be the answer. Which of the following is not a Browning's work? ब्राउनिंग का वर्क नहीं है, कौन सा नहीं है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारी पोइट्री कलेक्शंस लिखी हैं और उनके नाम भी लिखे हैं। जैसे बेल एंड पोमोग्रेनेट, इस तरह से एक उनका है। ड्रामेटिक लिरिक्स
मैन एंड विमेन, ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है जो ब्राउनिंग ने लिखा है। ड्रामेटिक परसोने, ये भी उन्होंने लिखा है। मैन एंड विमेन, ये भी उन्होंने लिखा है। द पैलेस ऑफ आर्ट उन्होंने नहीं लिखा है। द पैलेस ऑफ आर्ट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का बहुत अच्छा एक फेमस वर्क है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से आई है? ये जो स्टेटमेंट आई है ये मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क से आई है। उन्होंने एक ऐसे लिखा था, द स्टडी ऑफ पोइट्री, 1888 में उन्होंने ये ऐसे लिखा था। एंड उन्होंने कहा था कि पोइट्री वॉज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ एंड इट वॉज गवर्न बाय लॉज ऑफ पोइटिक ब्यूटी एंड ट्रूथ। तो ये जो लाइंस हैं ये मैथ्यू आर्नोल्ड के वर्क से आई है। यहाँ पे हमारे पोइट्री का चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी के लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून टू यूजीसी प्लगइन। एंड यहाँ पर हमारा विक्टोरियन एज का भी जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न एज को देखेंगे। एंड कोई भी क्वेरी आपकी किसी भी ऑथर से रिलेटेड हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा। हम कोशिश करते हैं टाइमली आप लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच।